स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और इस क्रम में एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करेंगे और वो स्पेशल मेथड क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट मेरा हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। अब है कि इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी उसमें अटैच कर देते हैं और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो देखते हैं तो उसमें जो है ऑर्डर उसका चेंज होते रहता है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे जो लीनियर होगा और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा। अब है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये dy/dx प्लस में py = q। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और वो क्या, तो कहता है कि P एंड Q are either constant or function of x ओनली। कह रहा है कि यहाँ जो P और Q जो आप देख रहे हैं वो P और Q जो है, P और Q जो दोनों देख रहे हैं वो या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि P और Q का जो वैल्यू है उसमें या तो कांस्टेंट दिखेगा या x से रिलेटेड दिखेगा। मीन्स सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि P और Q जो है y को कंटेन नहीं करता है इसमें, जब ये dy/dx है। P और Q का जो वैल्यू होगा उसमें या तो कांस्टेंट दिखेगा या x का फंक्शन दिखेगा, मतलब x और कांस्टेंट का मिक्सअप होगा, मिक्सचर होगा। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है, P के बारे में भी और Q के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब इसको हम देख रहे हैं तो dy/dx के पहले कुछ नहीं,
कुछ नहीं मीन्स कि वहाँ 1 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करने में इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जब हम ये पहचान जाते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, तो उस कंडीशन में मेरा वर्किंग रूल क्या होता है? उस कंडीशन में वर्किंग रूल क्या होता है? ओके, तो जब हम इसमें वर्किंग रूल बनाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट में, वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम IF लिखते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। इससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी जो आप शॉर्ट में जो हम इसे ऐसे लिखते हैं IF, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब कहेंगे तो e टू दी पावर p dx। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का भी 2 वेराइटीज है, 2 वेराइटीज है। तो अभी हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लेकिन वो होगा फॉर्म सेकंड। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है, IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये कैसे बना। डायरेक्ट तो हमने लिख दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में आपको वर्किंग रूल की बातें हम लोग कर लेते हैं। तो पहले क्या निकालिएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा इसका वर्किंग रूल होगा जनरल सॉल्यूशन का। y into integrating factor is equal to q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx होगा। ये जनरल सॉल्यूशन का होगा, यानी इसमें हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला और एक जनरल सॉल्यूशन का। और इसमें एक और रिजल्ट हम बहुत यूज करते हैं, उसको हम रिमार्क में करके लिखते हैं इसको, और वो फॉर्मूला ऐसे दिखेगा आपको, e टू दी पावर log n इज इक्वल टू n होता है। इसको एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये लॉगरिथम से रिलेटेड है। इसमें बेस कितना है, तो आप बोलेंगे कि बेस स्मॉल e है, मीन्स की एक्सपोनेंशियल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? log n। log n का बेस क्या है? नहीं लिखा हुआ है। तो जब नहीं लिखा हुआ रहेगा ना, तो हम समझेंगे कि उसका भी बेस स्मॉल e है, यानी ये बेस और लॉगरिथम का बेस दोनों ही जब इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ जो फेस में रहता है वही यहाँ लिख देते हैं। ओके।
और दूसरी एक और बात इम्पोर्टेंट है कि लॉग के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि लॉग के पहले यहाँ 3 होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे इसके लिए कि कहीं पर लिखा हुआ है e⁻³ log x, देन ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? तो ये बेस है स्मॉल ई और लॉगरिथम का भी बेस कितना है? स्मॉल ई। तो ये हो जाएगा e⁻³ log, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बेस स्मॉल ही है। अब है कि हमने 3 को यहाँ से क्यों रिमूव किया? क्योंकि जिस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें लॉग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ से 3 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, और तब ये फाइनली बन जाएगा x³। ओके, अब कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं ना कि जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, और प्रॉब्लम क्या है देखिए। यहाँ देखिए यार कितना है यहाँ पर? x है, और हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया उसमें dy/dx के पहले 1 होना चाहिए। तो क्या करना होगा? x को हटाना होगा, तो हम x से डिवाइड कर देते हैं। देन आप बताइए कि आफ्टर डिवाइडिंग dy/dx y/x और इज इक्वल टू x। ओके, x से क्या करेंगे? हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसमें x से डिवाइड करेंगे तो पहले हम ये पता करेंगे ना कि अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो dy/dx मैचिंग है, y भी मैचिंग है। अब है p और q, तो y को कवर करिए। y को क्या करना है? कवर करना है। तो y को जब कवर करेंगे तो क्या दिखेगा? -1/x, उसको p कहा जाता है, यानी p का वैल्यू होगा -1/x। और बताइए q का वैल्यू कितना होगा? RHS में जो है वो हो गया आपका q का वैल्यू, यानी p का वैल्यू हो गया -1/x और q का वैल्यू हो गया x। तो मुझे ये वेरीफाई करना होता है कि p और q जो है x का फंक्शन है या नहीं। p और q जो है x का फंक्शन है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि p एंड q मस्ट बी आइदर कांस्टेंट। मतलब यहाँ अगर सिर्फ 2 रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। तो जब हम p जान गए तब मेरा नेक्स्ट एजेंडा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻p dx, और p का वैल्यू कितना है? देन ये कितना बनेगा? e⁻ माइनस में log x इज इक्वल टू e⁻ माइनस log x। तो ये हो जाएगा e⁻ log x का पावर माइनस में। देखिए ये माइनस है, तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में लॉग से पहले +1 होना चाहिए। तो अब रिमूव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? x का पावर -1 एंड इट विल बी 1/x।
गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जान जाएंगे तब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में होगा ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर q का वैल्यू देख लीजिए कितना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस फॉर्मूले को पढ़ा हमने तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया y अपॉन x, x कैंसिल हो गया और ये हो गया dx। अब ये y अपॉन x इज इक्वल टू dx का हो जाएगा x प्लस c। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी एक्स हो जाएगा। जहां पर c क्या है आपका r, c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यानी मेरा फाइनल जो है ये यानी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा इसमें कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है जिसे हम शॉर्ट में IF कहते हैं। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जान जाते हैं तो फिर ये जनरल सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब दो बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी अगर आप कॉन्सेप्चुअल सोचते हैं तो, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, और दूसरा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। अगर इन दो बातों को जानना है तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का एक और लेक्चर वीडियो थ्योरी पार्ट वाला आपको देखना चाहिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। देखिए पहले ही इसमें बोला था ना कि p और q x का फंक्शन, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि p जब लिया तो dx आया, यानी p जो है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। p जो है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, और q किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो भी x के रेस्पेक्ट में। यानी p और q में किसी भी सिचुएशन में अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें x नहीं दिखना चाहिए, सॉरी y नहीं दिखना चाहिए, उसमें या तो कांस्टेंट दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। देख रहे हैं ना लिखा हुआ है x ओनली, मतलब कि सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो LDE का क्वालिटी लूज कर देगा और तब मेरा ये वर्किंग रूल भी परफेक्ट नहीं होगा। ओके।